बहुत समय पहले कनिका और राधा नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थीं। सावित्री की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी और सावित्री राधा और कनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं और उनसे घर का सारा काम करवाती थीं। अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है। ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी है। आप थोड़े से पैसे और दे दो ना। राधा के इतना कहते ही सावित्री राधा को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है। खड़ी हो और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राधा मन ही मन कहती है, पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। खुद तो वो मजे से शहर में है, लेकिन यहाँ पर मेरी और दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। राधा सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर, पकड़ो चोर को, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर बहुत दूर भाग चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? और अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खरीदी तो माँ मुझे बहुत मारेगी और मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगी। लेकिन राधा हिम्मत करके आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल जी, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है कोई भी। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधा घर पहुँचती है। क्यों री कलमुही, इतना समय क्यों लग गया आने में? और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। क्या वो कर रही है? कहाँ है आइसक्रीम? जल्दी बताओ। माँ, एक चोर सारे पैसे छीन कर ले गया। मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है। उन पैसों से इसने खुद ही आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी मिलकर राधा को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा यहाँ से और घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते राधा अपनी बड़ी बहन कनिका के पास आती है और सारी बात बताती है। बहन, तुम रो मत, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। दीदी, हमें इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तू चिंता मत कर बहन, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया, अब हमें खाना दे दो और राधा का भी खाना दे दो। अभी राधा छोटी है, उससे गलती हो गई। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। माँ, आप राधा को खाना मत देना, उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, उसको आप खाना मत देना। और आप अगर उसको खाना दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुलाओ। मैं उसको खाना नहीं दूंगी बेटा। इतना कहकर सावित्री कनिका को एक रोटी देती है। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से। और अगर अब कुछ बोलेगी तो तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं। कनिका एक रोटी लेकर राधा के पास आती है और कहती है, राधा, खाना खा ले। मैंने तो खा लिया। एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बचा दी है, ये तुम खा लो। लेकिन माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी। आप झूठ बोल रही हो दीदी, मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है। ये रोटी आप ही खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खा लेते हैं। दोनों बहनें उस रोटी को आधा आधा खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं।
अगले दिन सावित्री राधा और कनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, ये लो पैसे और बाजार से जाकर फल और सब्जियां ले आओ। और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो प्रेस से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहन बाजार चली जाती हैं। बाहर धूप बहुत तेज थी, दोनों के पैर जल रहे थे। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। राधा, तू एक काम कर, इस पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं सब्जियां लेकर आ जाती हूँ। तभी कनिका और राधा के पास एक बुढ़िया आती है। अरे बेटे, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छोड़ दोगे? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान और आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका और राधा बुढ़िया के घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों तो बहुत ही संस्कारी हो। लेकिन बेटी, तुम दोनों इतनी गर्मी में कहाँ जा रही थी और तुम नंगे पैर क्यों हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधा रो पड़ती है और कहती है, दादी, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है जो हम पर बहुत अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हमें नंगे पैर इतनी धूप में बाजार में सब्जी लाने को भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को एक नदी के पास ले आती है। बेटी, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी उस नदी से सोने और चांदी की चूड़ियां बाहर निकल कर आती हैं। बेटी, तुम ये चूड़ियां रख लो, ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियां हैं। ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें चूड़ियां लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी सावित्री राधा और कनिका को मारती थी तो राधा और कनिका बहुत हंसती थी। उन दोनों पर मार का कोई असर नहीं होता था और अब वो दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। वो दोनों सोने और चांदी की चूड़ियों से ही खाना मांगती थी और सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम भी कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आज के लिए दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं और अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती और तो और घर का काम भी बहुत जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है इन दोनों पर। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। आज से हम दोनों इन दोनों पर नजर रखेंगे। दोनों माँ बेटी छुपकर राधा और कनिका पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा और कनिका सोने और चांदी की चूड़ियों से खाना मांगती हैं, तो वो सब सावित्री और प्रिया देख लेती हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए। इसके बाद सावित्री और खुशी राधा और कनिका के कमरे में जाती है और उनसे चूड़ियाँ छीन लेती है। इसके बाद खुशी और सावित्री अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेती हैं, लेकिन चूड़ियाँ पहनते ही उन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है। अरे माँ, इन चूड़ियों में तो करंट आ रहा है, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधा, कनिका, बेटियों मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, रोको ना इनको। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही सावित्री और खुशी के हाथों में से चूड़ियाँ निकल जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन से खुशी और सावित्री दोनों राधा और कनिका से अच्छा व्यवहार करने लगी
अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। दूर किसी मोतीपुर नामक गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। पूजा की मां की मृत्यु होने के बाद पूजा अकेली ही रहने लगी, जिस वजह से दीपक ने अपनी बेटी के लिए उसने शीला नाम की लड़की से शादी करी, जिसकी एक प्रिया नाम की बेटी थी। शीला ने प्रिया और पूजा दोनों को ही एक समान प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए, शीला का ध्यान सिर्फ प्रिया पर ही जाते गया। ये बात पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि अब उसकी माँ उसको पहले जैसा प्यार नहीं करती, और समय के साथ साथ शीला ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हर सौतेली माँ की तरह शीला ने भी पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया, और साथ साथ प्रिया भी पूजा को पसंद नहीं करती थी। शीला सिर्फ अपनी बेटी प्रिया से ही प्यार करती, और बेचारी पूजा को समय पर खाना भी नहीं देती, और हमेशा ही उसे काम न करने पर ताने मारती रहती। पूजा बहुत ही अच्छे और ईमानदार स्वभाव की लड़की थी, लेकिन प्रिया अपनी माँ की तरह ही बहुत घमंडी और लालची थी, और हर सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। भले ही शीला और प्रिया पूजा के साथ सौतेला व्यवहार करती, लेकिन पूजा ने हमेशा से ही उन दोनों को अपना माना। इतने अत्याचार करने के बाद भी आज तक पूजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसे दिल से बहुत बुरा लगता कि उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। शीला पूजा से काम करवा रही थी, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब शीला पूजा से ज्यादा काम करवाने लगी और उसको 2 दिन में एक बार ही खाना देती, वो भी अगर काम पूरा होता तब। और प्रिया का क्या था, वो अपनी जिंदगी में बहुत मजे कर रही थी और बहुत ही खुशी से रह रही थी। वो अपनी माँ को बिना बताए भी कहीं घूमने चली जाती तो शीला उसे कुछ नहीं कहती, और अगर वहीं पूजा किसी काम से बाहर जाती तो शीला उसे मारती और खाना भी नहीं देती। दीपक को इन सारी बातों का कुछ नहीं पता था, क्योंकि दीपक के आते ही दिखाने के लिए शीला घर के काम करने लगती और पूजा के ऊपर प्यार जताने लगती। पूजा डर से कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि शीला ने उसे धमका रखा था। अब वो यही सोचती थी कि इससे अच्छे तो वो अकेली ही रहती, क्योंकि उसकी सौतेली माँ के आने से उसके ऊपर बस अत्याचार ही हो रहा था। जब भी दीपक आता तो पूजा चाहती कि वो सारी बातें अपने पिता को बता दे, लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि शीला ने कह रखा था कि अपने पिता को ये सारी बातें नहीं बताना, वरना वो उसकी बहुत पिटाई करेगी। और यही सोचकर पूजा ने अभी तक अपने पिता को कुछ नहीं बताया। पूजा एक समय पर ही खुश रहती, वो रात के समय जब उसके पिता आ जाते, वो थोड़ा समय अपने पिता के साथ बिताती और खुशी खुशी रात में सो जाती, वरना पूरे दिन वो उदास ही रहती। काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन शीला या प्रिया को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शीला तो बस यही चाहती थी कि उसके घर का काम होते रहे। शीला को पूजा से कोई भी मतलब नहीं था, वो काम के लिए ही पूजा से बात करती, वरना प्रिया और शीला पूजा से बहुत नफरत करती। वैसे ही दोनों के दोनों बेचारी पूजा को हर वक्त ताने मारती रहती कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और हमारे पल्ले छोड़ गई। किसी तरह पूजा अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। रात को वो घर का सारा काम करके लेट सोती और सुबह सुबह जल्दी उठती। उसको थोड़ा ही समय मिलता आराम करने का, लेकिन अगर शीला उसे दिन में आराम करते वक्त देख लेती तो उसको बहुत मारती। एक दिन पूजा आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, तभी शीला आती है और कहती है, अच्छा जी, तो ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है। शायद इसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्यों रे करमचली, इतने देर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता? माँ, मैं बस खाना खा रही थी, मुझे थोड़ी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले खाना खा लेती हूँ, फिर घर के काम कर लूँगी। हाँ, अब तो तुझ घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर, जा कामों में लग जा। हाँ माँ, थोड़ा सा ही खाना बचा है, खा लेती हूँ, फिर कर दूंगी। अच्छा, तो अब तेरी तो जबान निकल आई है। कुछ दिनों से तू मेरे को जवाब देने लगी है।
तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे अब उल्टा जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहना और खाना दे रही हूँ, लेकिन फिर भी इन्हें आराम चाहिए। दिन भर बस आराम ही करती रहती है। माँ, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे इतना काम क्यों करवाती हैं? क्यों करवाती हूँ? क्योंकि तू मेरी सौतेली बेटी है। पहले भी तो आप मुझे प्यार करती थी ना, लेकिन आप अब सिर्फ प्रिया को ही प्यार करती हैं। आप जितना काम मुझसे करवाती है, उतना काम अगर आप प्रिया को कहेंगे तो प्रिया तो उसका आधा काम भी नहीं करेगी। मैं अपनी बेटी को काम करने के लिए क्यों कहूँगी? वो मेरी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ऐशो आराम से रहे। उसे बड़ा करके मुझे नौकर नहीं बनाना है। हाँ तो माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके तानों से और मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को बता दूंगी कि आप मुझ पर कितने अत्याचार करती हो। अच्छा ठीक है, बताती हो। शायद तुझे पता नहीं कि उसके बाद तेरा क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा, पर आज मैं पिताजी को बता दूंगी। सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा का हाथ पकड़ती है और बाथरूम में जाकर उसे बंद कर देती है। माँ, खोलो दरवाजा, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी से नहीं कहूँगी, मुझे माफ कर दो। इतनी जल्दी तो ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। जब तक तेरे पिता नहीं आ जाते तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। माफ कर दो माँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगी और आपके बोलने से पहले घर के सारे काम कर दूंगी। अब तो जितनी मर्जी माफी मांग ले, अब ये दरवाजा तो रात को ही खुलेगा। अंदर बाथरूम में पूजा बहुत रो रही होती है, लेकिन जैसा कि शीला ने कहा कि रात को ही दरवाजा खुलेगा और वैसा ही होता है। शीला रात को ही दरवाजा खोलती है। फिर पूजा शीला से माफी मांगती है। ये दिन शायद तुझे याद रहेगा। अब मुझसे जबान लड़ाने से पहले ये दिन एक बार याद कर लियो। ऐसे ही किसी तरह पूजा की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन शीला पूजा को दूसरे गांव से अपने लिए चूड़ियां लाने को कहती है। अरे पूजा, दूसरे गांव में जाकर मेरे लिए चूड़ियां लानी है तुझे। लेकिन माँ, चूड़ियां तो यहाँ पर भी मिल जाएगी। मैंने बोला ना तुझे, उसी गांव से चूड़ियां लानी है। मैं हर बार उसी गांव से चूड़ियां लाती हूँ। वहाँ पर चूड़ियां बहुत अच्छी मिलती है। माँ, हर बार आप जाती हैं, तो इस बार भी आप चले जाइए, क्योंकि मैं अकेले इतनी दूर कैसे जाऊंगी। कैसे जाएगी का क्या मतलब है? इतना भी दूर नहीं है वो गांव, बीच में एक जंगल पड़ता है, चली जाइयो। पूजा ने अपनी माँ को ज्यादा बातें नहीं बोली और वो उदास मन से ही दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसा कि शीला ने कहा था कि बीच में एक जंगल पड़ता है, वैसे ही गांव के बीच में एक जंगल पड़ता था। जब पूजा जंगल में पहुंची तो उसे थोड़ी भूख लगने लगी और वो जंगल में आकर फल ढूंढने लगी। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे एक फल का पेड़ दिखाई दिया। उसने फल तोड़े और वो थोड़ी देर बैठकर खाने लगी और जब वो आगे गई तो उसे वहाँ पर एक गुफा दिखाई दिया और गुफा के अंदर 2 रास्ते थे। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी प्रकट हुई। गुफा के अंदर जादुई 2 रास्ते हैं, एक अच्छाई का है और एक बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा ज्ञान और शक्तियाँ मिलेगी, लेकिन बुरे रास्ते पर तुम्हें बहुत सारा पैसा धन मिलेगा। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना है? मैं अच्छाई के रास्ते पर जाना चाहती हूँ। माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ज्ञान से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं अच्छाई के रास्ते पर जाऊंगी। ठीक है, तुम अच्छाई के रास्ते पर चली जाओ। और फिर पूजा अच्छाई के रास्ते पर चली जाती है। अच्छाई के रास्ते पर जाते ही उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। उन्हें बहुत प्यास लग रही होती है। बाबा जी, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। फिर पूजा अपने चारों तरफ देखती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है। वो नदी में से पानी लाती है और उन बूढ़े बाबा को पिला देती है। बूढ़े बाबा खुश हो जाते हैं और पूजा का धन्यवाद करते हैं। फिर पूजा और आगे जाती है। तब एक छोटा बच्चा दिखता है जिसकी बॉल पेड़ में फंसी हुई थी। दीदी, मेरी बॉल पेड़ में फंस गई, उतार दोगी क्या? हाँ, मैं अभी तुम्हारे बॉल पेड़ से उतार देती हूँ। फिर पूजा उस छोटे बच्चे की बॉल पेड़ से उतार देती है।
वो छोटा बच्चा भी पूजा को थैंक यू बोलकर फिर से खेलने लगती है। पूजा भी और आगे जाती है। तभी उसे एक परी दिखती है और वो कहती है, तुमने अच्छाई का रास्ता चुनकर बहुत अच्छा किया। तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुमने सभी की मदद की। उन बूढ़े बाबा को पानी पिलाया और उस छोटे बच्चे की बॉल उतार दी। और जैसा कि तुम्हें एक जादूगरनी ने बताया कि तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें और शक्तियाँ मिलेगी, मैं ही तुम्हें ज्ञान और शक्तियाँ दूंगी। जिसके बाद परी पूजा को बहुत सारी ज्ञान की बातें और कुछ शक्तियाँ भी देती है। फिर पूजा खुशी खुशी गुफा से बाहर आ जाती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वो बहुत खुश थी। वो सोचती है कि अभी तो उसे चूड़ियाँ लानी है। अरे अभी तो मुझे चूड़ियाँ भी लानी है और शाम होने को आई, बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, जल्दी से चली जाती हूँ। पूजा के इतना कहते ही उसके सामने चूड़ियाँ आ जाती है। फिर उसे याद आता है कि परी ने उसे ज्ञान के साथ साथ जादुई शक्तियाँ भी दी है। वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से चूड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। पूजा के हाथों में चूड़ियाँ देख शीला उससे कहती है, अरे तू इतनी जल्दी चूड़ियाँ कहाँ से ले आई? माँ, आपने बोला था ना दूसरे गांव से चूड़ियाँ लानी है, तो मैं वहीं से लाई हूँ। अच्छा ठीक है, अब रात का खाना भी बनाना है, जाकर जल्दी बना दे। ठीक है माँ, मैं अभी खाना बना देती हूँ। फिर वो सोचती है, मेरे पास तो जादुई शक्ति है, जादुई शक्ति मेरे घर का खाना बना दो। और वो देखती है कि उसका सारा खाना बना हुआ है। वो खुश हो जाती है और ऐसे ही अब शीला जो भी कहती, पूजा तुरंत ही वो सारा काम खत्म कर देती। लेकिन शीला को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब इतनी जल्दी काम कैसे कर देती है। और अब वो ज्यादा शीला से खाना भी नहीं मांगती, क्योंकि वो अपनी जादुई शक्तियों से ही खाना भी लाती थी और खा लेती थी। शीला को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बेटी प्रिया को सारी बातें बताती है। अरे बेटी, प्रिया को कुछ दिनों से देख रही हूँ, ये लड़की घर का सारा काम कर लेती है और वो भी इतनी जल्दी। इसने आज तक इतनी जल्दी काम नहीं किया। हाँ माँ, और मैं भी देख रही हूँ इसके पास 2-3 नई फ्रॉक भी आ गई है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा। हाँ, हमें पता लगाना चाहिए कि क्या बात है। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी पूजा के पास जाती हैं। फिर शीला कहती है, पूजा अब सारी बातें सच बता दे। कुछ दिनों से देख रही हूँ तो घर के सारे काम जल्दी कर लेती है और तेरे पास अच्छे कपड़े भी है। बता फिर ये सब तू कैसे करती है? फिर क्या था, भोली भाली पूजा दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है। दोनों के ही मन में लालच आ जाता है। बेटी, तूने सुना ना, तो एक काम कर, तू भी उस गुफा के पास जा और तू इसमें बुराई का रास्ता चुनियो। ये लड़की तो पागल है जो कि ज्ञान की बातें सुनकर आई है। तो बुराई के रास्ते पर जाइयो और वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आइयो, फिर हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। माँ, लालच गलत बात है। बुराई के रास्ते पर जाने के बाद ऐसा ना हो कि प्रिया के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुझसे किसी ने तेरी राय नहीं मांगी है। मेरी बेटी बुराई के रास्ते पर ही जाएगी और देखियो वो वहाँ से बहुत सारा सोना पैसा लेकर आएगी। तेरी तरह नहीं है वो, बेवकूफ कहीं की। फिर पूजा के बताए हुए रास्ते पर प्रिया चली जाती है और जिस तरह पूजा को जादूगरनी मिली थी, उसी तरह प्रिया को भी जादूगरनी मिलती है। और जादूगरनी ने उसे अच्छाई के रास्ते पर क्या होगा और बुराई के रास्ते पर क्या होगा वो सारी बातें बताती है। और प्रिया अपनी माँ के कहने पर बुराई के रास्ते पर चली जाती है। प्रिया सीधा बुराई के रास्ते पर जाने लगती है। बुराई के रास्ते पर जाते जाते उसे एक चुड़ैल मिलती है। मुझे पता है तुम बहुत सारा पैसा और सोना लेने के लिए आई हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन करने होंगे। प्रिया तो लालच में बिल्कुल डूबी हुई थी। वो बिना पढ़े और बिना कुछ सोचे समझे उस कागज पर साइन कर देती है। चलो, तुमने इस पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तुम यहाँ पर खुदाई करो, फिर तुम्हें बहुत सारा सोना मिल जाएगा। और चुड़ैल के कहने पर प्रिया वहाँ पर खुदाई करने लगती है, लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरे हाथ में दर्द होने लगा। यहाँ पर कुछ है भी या नहीं, या तो मुझे पागल बना रही हो?
पागल तो तुम बन चुकी हो। तुमने बिना पढ़े इस पेपर पर साइन कर दिया। इसमें लिखा था कि तुम्हें अपना एक पैर मुझे देना होगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब तुम्हें मुझे एक पैर देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपना पैर नहीं दूंगी। ये सारी बातें तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। तुम लालच में इतनी खोई हुई थी कि तुमने पढ़ा ही नहीं। पर ये तो तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। प्रिया मना करती रहती है, लेकिन फिर भी चुड़ैल प्रिया का एक पैर निकालकर अपने टूटे हुए पैर लगा देती है और खुश हो जाती है। फिर प्रिया वहाँ से उदास मन से आ जाती है और जब वो घर जाती है तो उसकी माँ देखती है कि प्रिया का एक पैर नहीं है। अरे बेटी, ये कैसे हुआ? माँ, उस चुड़ैल ने मेरे एक पैर ले लिया। मैंने कहा था ना माँ, बुराई के रास्ते पर जाने के बाद प्रिया के साथ कुछ बुरा जरूर होगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन बेटी, हुआ क्या, मुझे बताओ। फिर प्रिया अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो शायद जिंदगी में कभी लालच नहीं करते।